Hello guys, today we are going to discuss about the Meniere's disease. Okay, ये जो है Meniere's disease एक डिसऑर्डर है इनर ईयर का। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है कि जो हमारा ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड सेकेंड इज मिडल ईयर, थर्ड वन इज इंटरनल ईयर या फिर वी कैन से इनर ईयर। ओके, इनर ईयर, मिडल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में जो एक पिन्ना है हमारा आउटर ईयर जो कि विजिबल होता है, उस वहाँ से लेके और ईयर ड्रम तक, ये जो है हमारा 2.5 इंचेस का लॉन्ग वे है जो जहाँ से साउंड वेव्स जाते हैं ईयर ड्रम तक और ये वाइब्रेट करता है एंड देन फिर साउंड वेव को ट्रांसफर करता है टू दी बोन्स विच आर प्रेजेंट इनटू दी मिडल ईयर। ओके, जो छोटी स्मॉल कैविटी है उसमें 3 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, वो भी वाइब्रेट करती हैं जब साउंड वेव्स आते हैं एंड देन उसके बाद जाता है कॉक्लिया में, जो कि स्पाइरल शेप में एक ऑर्गन प्रेजेंट है इनर ईयर में। उसमें तो जो मेन काम है या मेन फंक्शन है हियरिंग का, सेंसरी फंक्शन या सेंसरी जो सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन में, वो है कॉक्लिया का। एंड वेस्टिब्यूल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बैलेंस में करते हैं। और दीज आर द vestibules. 3 vestibules are present in our inner ear. Okay, so see the definition. Meniere's disease is an ear disorder that cause episode of vertigo. ओके, मैंने ऑलरेडी बताया जो वेस्टिब्यूल्स हैं हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं इनर ईयर में, वो बैलेंसिंग का काम करते हैं हमारी बॉडी का। अगर ये बैलेंस डिसफंक्शन होंगे तो ये बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उस कंडीशन में कॉज होगा वर्टिगो, लाइक चक्कर आएंगे। हम जब बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते तो हमें चक्कर आता है, उस कंडीशन को हम वर्टिगो बोलते हैं। मेनियर्स डिजीज इज एन इनर ईयर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द बैलेंस एंड हियरिंग। दोनों ईयर, इनर ईयर के दोनों पार्ट हैं वो मेन है, एक है हियरिंग में हेल्प करता है, एक है बैलेंसिंग में हेल्प करता है। बट जब ईयर डिसऑर्डर, इनर ईयर डिसऑर्डर कॉज हुआ है तो इट मीन्स दोनों ऑर्गन भी क्या होंगे, डिफेक्ट होंगे। तो उस कंडीशन में जो इनका फंक्शन है वो डिसबैलेंस होगा। ओके, कॉजेज, अभी तक तो इनके कॉजेज जो है वो अननोन है। समटाइम्स हम जेनेटिक कंडीशन देख सकते हैं और दूसरा एक कॉज हो सकता है फ्लूइड बिल्डअप इन दी इनर ईयर। जो इनर ईयर है वहाँ पे फ्लूइड जो है बहुत बढ़ जाना, उस टाइम में जो वेस्टिब्यूल है या कॉक्लिया है वो क्या होगा, मूव करेगा एबनॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तब की वर्टिगो प्रेजेंट हो सकता है या फिर हियरिंग लॉस, क्योंकि करेक्ट सिग्नल्स नहीं जाएंगे टू द ब्रेन। ठीक है, ईयर उसके, और जो साउंड वेव्स आएंगे मिडिल ईयर से वो भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे टू दी कॉक्लिया, तो क्या होगा, हियरिंग लॉस होगा। समटाइम्स इश्यूज हो सकता है ड्यू टू ब्लड वेसल्स इन द ईयर। ओके, कभी कभी ब्लड फ्लो की वजह से, कंस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो है वो भी क्या करेंगी, ब्लड फ्लो एक्यूरेटली नहीं पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से वर्टिगो होता है। पैथोफिजियोलॉजी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या ड्यू टू इटियोलॉजिकल कॉजेस, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से मेनियर्स डिजीज है। लाइक जेनेटिक कंडीशन, फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द इनर ईयर, और थर्ड कॉज क्या था वो देखा आपने। ओके, ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ। ठीक है, एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन, एंड एक्सेसिव फ्लूइड अक्यूमुलेशन के बाद क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज होगा जो कि इफेक्ट करेगा वेस्टिब्यूल और कॉक्लिया दोनों को। एंड दोनों मेन फंक्शन करते हैं हियरिंग और बैलेंस इन द बॉडी का। फिर ये क्या होगा, ड्यू टू एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, रप्चर्स कैन, मेम्ब्रेन कैन रप्चर। ओके, उसके बाद क्या होगा प्रॉब्लम, परमानेंट लॉस ऑफ ऑडिटरी कैनाल एंड वेस्टिब्यूल डिसफंक्शन, दोनों में क्या होगा, प्रॉब्लम कॉज होंगी। उसके बाद में सिम्टम्स देखिए, अगर ये दोनों ऑर्गन जो है इनर ईयर के, इसमें दोनों में प्रॉब्लम्स आई हैं तो वर्टिगो होगा, क्योंकि बैलेंस नहीं करेगा तो फिर चक्कर आएंगे, उसको हम कहते हैं वर्टिगो। टिनिटस, साउंड वेव्स जो है पहुंचेंगे नहीं कॉक्लिया तक तो क्या होगा, इनर ईयर उसको साउंड फील होगा। एंड हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस क्या है,
absence of hearing sense, oral fullness like due to accumulation of fluid, उसे फुलनेस फील होगा, हैवीनेस लगेगी कान में। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, किसी भी टाइप का पेशेंट आता है हम हिस्ट्री पहले कलेक्ट करते हैं, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कब पेशेंट कैसे आया, कब क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं सब हिस्ट्री पे। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम इवैल्यूएट कर पाते हैं कि पहली प्रायोरिटी क्या होगी या क्या लाइक डायग्नोसिस क्या हम बना सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन देन आता है, हमें फिर उसके बाद में एग्जामिन करना है उस एबनॉर्मल या फिर जो भी अराइज हुई है प्रॉब्लम, उसका स्टेटस या वो कितना कंडीशन हुई है। लाइक अब इसका ही अगर एग्जांपल लें तो हम हियरिंग लेवल चेक करेंगे ऑडियोमेट्री से कि कितना लेवल जो है वो हियरिंग लेवल है या नहीं है। फिर आता है इलेक्ट्रोनिस्टैग्मोग्राफी, हम करेंगे लाइक हियर आई लेवल चेक करते हैं क्योंकि पेशेंट को वर्टिगो हो रहा है तो उनको कितना दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा है, ये सारा हम चेक करेंगे क्योंकि नर्व्स भी कभी कभी डिसबैलेंस होती हैं। और उसके बाद में एट द एंड हमें एमआरआई करना है जब चीज़ें में क्लियर नहीं होंगी तो। ओके, फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट जिसमें हम डायरेटिक्स पहले देंगे। डायरेटिक्स में क्या होता है कि जो भी ओवर फ्लूइड कलेक्ट होता है हमारी बॉडी में, डायरेटिक्स क्या करते हैं वहाँ से ये रिमूव आउट करके किडनी के थ्रू, ये किडनी को हेल्प करते हैं फ्लूइड, ओवर फ्लूइड को रिसीव करके फिर किडनी क्या करेगी, यूरिन के थ्रू उसे एक्सक्रीट आउट करवा देगी। ओके, तो किडनी का मेन काम है हमारी बॉडी से जितना भी हाई लाइक सॉल्ट, एक्स्ट्रा सॉल्ट या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको क्या करना है, एक्सक्रीट आउट करती है। वेस्टिबुलर सप्रेसेंट देंगे। ओके, एंटी नोजिया एंड वॉमिटिंग, लाइक जिस टाइम चक्कर आते हैं पेशेंट को वो नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होता है तो हम एंटी एमेटिक भी स्टार्ट करेंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में आता है एंडोलिम्फेटिक सैक डिकम्प्रेशन। इसमें क्या होगा, जो बैक साइड ऑफ ईयर स्पेस है जिसे हम मेस्ट्रॉइड स्पेस या बोलते हैं, उसको हम वहाँ पे इंसिजन देंगे एंड मेस्ट्रॉइड बोन को जस्ट हटाएंगे एंड क्या करना है, जो एंडोलिम्फेटिक सैक है उसको हमें रिवील करना है एंड देन वहाँ से एक शंट डालना है टू ड्रेन द फ्लूइड। उसके बाद में फिर से हमें बोन को प्लेस कर देना है, अब उसके बाद इंसिजन को भी क्लोज कर देना है एंड छोड़ देना है। एंड वेस्टिब्यूल नर्व्स सेक्शन क्या करना है, लाइक समटाइम्स जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं या फिर जो वेस्टिब्यूल के कुछ फाइबर टिश्यूज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनको कट आउट करना है एंड जो कॉकलिया है उसे इंटैक्ट रखना है, उसके नर्व जो है कनेक्ट होते हैं नर्व फाइबर उनको हमें मेंटेन रखना है। ओके, क्लियर इम्प्लांट, लाइक समटाइम्स जो वेस्टिब्यूल्स हैं हम उनको इम्प्लांट करेंगे ताकि हमें बॉडी का बैलेंस जो है वो दोबारा ला सके इसलिए। एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर द नर्सेस। इसमें फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट द कंडीशन एंड इट्स मैनेजमेंट। आपने सारे एग्जामिनेशन के हिस्ट्री ली, ओके, पेशेंट से पूछा, उसके बाद में एट द एंड आपको क्लियर हो गया कि क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको चक्कर एनीमिया की वजह से नहीं, या आपको चक्कर आपके इस वजह से नहीं, किसी वजह से नहीं, आपको चक्कर आ रहा है कि आपके इनर ईयर में प्रॉब्लम है। आप क्लियरली उनको एजुकेट कर सकते हैं, दिस इज नॉट मेजर दिस कंडीशन बट दिस कैन बी ट्रीट। ओके, इस टाइप से बताना है बट दिस इज नॉट क्योरेबल, पेशेंट के सामने नहीं बोलना है। बट असेसिंग विद मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग साइड इफेक्ट, हमें पेशेंट को जो भी मेडिसिन चल रही है उनके साइड इफेक्ट्स को बिल्कुल असेस करना है। हेल्पिंग पेशेंट विद इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज। ठीक है, कोई भी डिजीज होती है, कोई मेजर या फिर माइनर डिजीजेस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को हमें हेल्थ एजुकेशन और साइकोलॉजिकल इमोशनली हमेशा सपोर्ट करना है। ऑफरिंग गाइडेंस ऑन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, लाइक समटाइम्स पेशेंट को डायबिटीज़ है तो शुगर के लिए हमें चेंज करानी है डाइट्स उसकी। लाइक अगर पेशेंट बीपी का है तो उसे लो सॉल्ट डाइट देनी है। यहाँ पे पेशेंट का जो इनर ईयर है उसमें फ्लूइड अकोमोलेशन हो गया है, इट मीन्स फ्लूइड को ड्रेन आउट कराने के लिए हमें एंटी डायरेटिक्स ऑलरेडी दी है हमने, बट पेशेंट की डाइट में भी हमें सॉल्ट जो है लो रखना है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।